नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सभी को राम राम। देखो दोस्तों, जैसे मेरा घर है जहाँ मैं रहता हूँ, तो मुझे मेरे घर की बाउंड्री क्या है, कहाँ पर कौन सा कमरा है, इसके बारे में पूरी जानकारी रहती है। जैसे हम गांव से निकले हैं, तो गांव में जो हमारे खेत हैं, तो हमने गांव में खेत की जो मुंडेर होती है, या यूँ कह लीजिए जो बाउंड्री होती है, उसमें हम एक डोली सी बना देते हैं जो क्या करती है, बाइफिकेशन करती है। अगर डोली आपकी 6 इंच भी इधर उधर हो जाती है तो लठ चल जाते हैं, खोपड़ियाँ फूट जाती हैं। इवन कई जगह तो आप देखते हैं कि एक दूसरे को मारा मारी में किसी की मृत्यु तक हो जाती है। और राजस्थान में, यदि आप राजस्थान के विद्यार्थी हैं तो आपको मालूम होगा, राजस्थान में मतीरे की राड़ करके फेमस है। और उस मतीरे की राड़ में क्या हुआ था, जो मतीरा था, बेल थी मतीरे की, वो दूसरे खेत में थी और मतीरा दूसरे के खेत में आ गया था। उस मतीरे के लिए लड़ाई हो गई थी बीकानेर और नागौर में। तो इसी तरीके से मेरे मित्रों, जैसे हम हमारे घर के बारे में पूरी जानकारी होती है कि क्या हमारे घर का एरिया है, क्षेत्र कैसा है, कहाँ पर क्या है, क्या हमें हमारे प्यारे देश के बारे में मालूम है क्या, ये खबर इसी से जुड़ी और बहुत महत्वपूर्ण खबर है मेरे मित्रों। कई बार हमारे पूर्वजों की जो गलती होती है ना, वो आने वाली नस्ल सदियों तक उसको भोगना पड़ता है। वही एक गलती हमारे साथ हुई भारत में जब प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी बनाए गए। नेहरू जी के द्वारा कोई ऐसे नासूर छोड़े गए हैं, जिनका दर्द आज तक वैसा का वैसा ही है। मतलब हर साल उसमें नमक ही डलता है। उनमें से एक भारत चीन की सीमा का विवाद है मेरे मित्रों। इस विवाद को समझने के लिए, जैसे हमारे घर की लोकेशन आपको मालूम होती है ना, अपने देश के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ 3-4 मैप से, उन मैप को एक बार अच्छे से मन लगा के समझ लेना, तो भारत चीन के आने वाले कोई भी विवाद होगा उसमें आपको बहुत स्पष्टता मिल जाएगी। और देखो, 99.99% लोगों से जब मैं भारत के नक्शे में जो भारत का मुकुट कहलाता है जम्मू कश्मीर, उसके बारे में जब पूछता हूँ, तो 99.99% को वहाँ के एरिया के बारे में, वहाँ की लोकेशन के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। संभवतः आज आप भी देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि भैया, हम जो मैप बनाते हैं उसमें तो हमारे पास कोई बचा हुआ ही नहीं है। ऐसे राजी होके जो हम मैप बनाते हैं, ऊपर भारत का मुकुट बनाते हैं। चलिए एक बार इस मैप को आप अच्छे से मन लगा के समझ लो, फिर हम ये जो इशू है, इस इशू को भी मैं आपको क्लियर करूंगा। देखो मित्रों, 2 मैप मैंने आपके सामने लगाए हैं। हम क्या देखते हैं, ये जो बाउंड्री बनी हुई है, आउटर बाउंड्री, हम हमारे मैप में ये वाला मैप देखते हैं और इसी को क्लेम करते हैं कि साहब ये हमारा क्या है, प्यारा भारत है। और है भी यही, इसमें कोई दौरा है भी नहीं। लेकिन क्या ये हमारे पास है क्या? ये ऐसा घर है जहाँ पर आपके पास क्या, आपको ये तो कह तो दिया कि ये आपके घर की बाउंड्री है, लेकिन उस घर में आप घुस नहीं सकते, उसका आनंद नहीं उठा सकते। बस नाम के लिए दूर से कह सकते हो कि साहब ये क्या है, मेरा घर की बाउंड्री है, ये हमारा प्यारा भारत है ना। आप सोचो, ये जो ऊपर का ग्रीन कलर हो रहा है, ये जो रेड कलर हो रहा है और ये जो ब्लू कलर हो रहा है, ये कहने को तो हम बोलते हैं हमारा हिस्सा है, लेकिन वर्तमान में हम यहाँ पर ना जा सकते हैं, ना हम वहाँ पर कुछ कर सकते हैं। मतलब कि किसी और का कब्जा है, देखो ये जो ग्रीन पार्ट है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे मित्र, पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। बिल्कुल सही बोला। इसमें कि इतना बड़ा क्षेत्र आता है गिलगित का, ये इतना बड़ा एक क्षेत्र आता है बाल्टिस्तान का, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है आपका, ये जो क्षेत्र है, ये अपना पीओके के अंतर्गत आता है। अब ये काले रंग में आप देख रहे होंगे क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? सक्षम वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्षम वैली। 63 में ये जो टेरिटरी थी, पाकिस्तान ने किसको सौंप दिया? चाइना को सौंप दिया। क्योंकि जब पीओके बनी थी ना, तो पीओके तो ये यहाँ से ये बनी थी इधर, ठीक है ना, सॉरी, जो अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे चाइना की है, ऐसे वर्तमान में जो हमारी एलओसी बनी हुई थी, उसके अंदर ये पाकिस्तान के पास सक्षम वैली भी था। जो सक्षम वैली जो ये है, ये जो सक्षम वैली है, ये सक्षम वैली किसको सौंप दिया? अब पाकिस्तान ने चाइना को सौंप दिया। कब? 63 में। कब सौंप दिया? 62 में अपनी जो भारत चीन की लड़ाई हुई थी, उसके बाद फिर ये क्षेत्र और चाइना को सौंप दिया।
क्लियर है। 62 की लड़ाई में ये जो आप लाल रंग में देख रहे हो ना, अक्साई चीन इस क्षेत्र को बोलते हैं। ये अक्साई चीन जो क्षेत्र है ये भी किसके पास है मेरे मित्रों? चीन के पास है। क्लियर है। अब एक बात समझो, हमारे पास फिर कौन सा एरिया बच गया? ये जो आप क्रीम कलर में एरिया देख रहे हो, हमारे पास मात्र ये बच गया। कई बार आप देखते होंगे कई देश भारत का नक्शा जब छापते हैं अखबारों में तो क्या करते हैं, केवल ये वाला पार्ट जो भारत के अभी कंट्रोल में है इसी को छापते हैं। फिर हमें अपना रोष प्रकट करना पड़ता है कि भैया ये क्या कर दिया तुमने, हटाओ इसको। फिर यदि उनके जस्ती है तो जो भारत का हमारा ओरिजिनल क्षेत्र है उसको मिला के जो हमारा मूल नक्शा है उसको वो छापते, नहीं तो नहीं छापते तो नहीं छापते। ये नुब्रा वैली है मेरे मित्र, लद्दाख में। अपने आरएस में इसमें प्रश्न भी आया था नुब्रा वैली में। अब देखो एक प्रश्न बड़ा आता है कि अफगानिस्तान की सीमा भारत के टच होती है नहीं होती है? ये अफगानिस्तान की सीमा भारत के टच होती है, ये भी आरएस में एक प्रश्न आया हुआ है और शायद यूपीएससी में भी आईएएस में प्रश्न आया है। लेकिन मेरे मित्र कैसे मानते हैं हम इसको टच हो रही है? क्योंकि पीओके तो हमारा है और ये वास्तव में किस में टच होती है? भारत का जो क्षेत्र है जिसको पीओके बोलते हैं वहाँ पर टच होती है। तो एक बात और ध्यान रखना, अफगानिस्तान की सीमा भी भारत के लगती है, पड़ोसी देश हो गया अपना। ये आपको क्लियर आ गया समझ में? अब देखो मेरे मित्रों, एक्चुअली इशू क्या है, जो हमने देखा कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच बनी बात, क्या बीच बनी बात कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर 62 से क्या 47 से कुछ ना कुछ समस्या होती रही है। पहले तिब्बत के रूप में होती रही, जब चीन ने कब्जा कर लिया तो उन्होंने कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो बड़े ही स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट थे और उस पर आज तक विवाद है। हाँ, और आपने डोकलाम और गलवान के बारे में सुना ही होगा, उसको भी मैं आगे आपको ब्रीफ कर दूंगा। अब हुआ क्या था, तो ये चीन और भारत के बीच में बातचीत हुई, भारत ने उन पर ऐसा दबाव बनाया और चीन को राजी भी होना पड़ा। क्यों होना पड़ा बताऊंगा मैं आपको। और जो ये 4 क्षेत्र थे जहाँ पर क्या दोनों तरफ सैनिक आमने सामने हो गए थे, तो ये बातचीत हुई कूटनीतिक तौर पे कि साहब आप अपनी सेना वापस लेके जाओ, हम हमारी सेना वापस लेके जाएंगे। 2020 के पहले जो स्थिति थी कि अपनी अपनी सेना अपने अपने बैरिकों में थी, इन हमारे जो एलएसी पर नहीं बैठती थी वो अब नहीं बैठेगी। हाँ, 15 दिन में एक बार जो एक छोटी सी टुकड़ी होती है वो आके भ्रमण करके चल जाएगी। क्लियर है? अब वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान करना आप मेरे मित्र। अच्छा, आगे दे रखा है वो मैंने, ये देख लो आप 4 पॉइंट। एक तो देपसांग, एक डैमचौक। कहते क्या है हम कि देपसांग से लेकर डैमचौक के बीच में ये जो 5 पॉइंट हैं ये विवाद के स्थिति के पॉइंट हैं। ये जो 3 पॉइंट हैं गलवान, गोगरा और आपका पैंगोंग सो, ये तीनों का तो सलटारा हो गया था। कब? गलवान में जब हमारे सैनिकों ने इनकी पिटाई करी थी, मतलब कि इनकी गर्दनें अपने हाथों से तोड़ी थी इन्होंने। उसके बाद से इनकी अक्ल ठिकाने आ गई थी, ये मानेंगे नहीं भारत वाले। उसके बाद से 3 जो क्षेत्र हैं गलवान, गोगरा और पैंगोंग, यहाँ से तो सैनिक की टोलियाँ पीछे हट गई थी, लेकिन देपसांग और डैमचौक से नहीं हटी थी। क्लियर है? अब आ जाओ अपने वापस पुराने इसी मैप पर। देखो ये क्या है, पेट्रोल पॉइंट 14 है। ये क्या है मेरे मित्र? गलवान वैली है। ये लेक श्योक है और ये पैंगोंग लेक है, पैंगोंग सो बोलते हैं, जहाँ पर बार बार ये एंट्री कर जाते हैं। मैंने आपको क्यों बताया, ये लोकेशन भी सारी हमारे प्री के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? अब एक बार दूसरे मैप पे आ जाओ मेरे मित्र। ये पैंगोंग सो जो लेक है ये देख लो आप, ठीक है। ये गलवान वैली है जहाँ पर भैया क्या हुआ था, आपस में हमारे जो भारत और चीन के सैनिक थे उनके बीच में गुत्थम गुत्ता हो गए थे। हमारी भी 18-19 सैनिक उसमें शहीद हुए थे और उससे चाइना के भी जो क्लेम नहीं करता, लेकिन हमने तो बोला कि सही है, तुम्हारे 28 से 29 सैनिकों की हमने गर्दन तोड़ दी, अच्छे से हाथों से उन्होंने पीटा था। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये मैप, देखो ये क्या है, गलवान रिवर है, यहाँ से गलवान रिवर आती है, आप ध्यान रखना। ऐसे ये पोंग सो जो लेक है
इस पर भी ध्यान देना, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अब मेरी बात समझा, ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है इसमें एरिया, ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है ये क्या कर रहा है, ये शो करता है कि ये बाउंड्री है जिसको कौन क्लेम कर रहा है, हम क्लेम कर रहे हैं। क्लियर है। और ये जो रेड कलर से आ रहा है ये क्या है, एलएसी है। क्या है, एलएसी। एलएसी के अंदर भी ये जो क्षेत्र है, एलओसी के अंदर भी ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारे पास है, लेकिन चाइना क्या इसको क्लेम करता है कि नहीं साहब वापस दो। चाइना तो अरुणाचल प्रदेश को भी पूरा का पूरा क्लेम करता है कि मेरी टेरिटरी है। उसके पीछे कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं, ये हमारे पास है, लेकिन इन पर क्लेम कौन करता है, ये बाउंड्री क्लेम बाय किससे, चाइना इसको क्लेम करता है। मैं सारी आपको ये जो शीट पीडीएफ है ये डाल दूंगा टेलीग्राम पर, तो उसको भी आप आराम से अपने आर्काइव में रख लेना, काम आती रहेंगी आपके। आगे आ जाओ आप। अब ये मैप आपको क्या बताएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीन अपनी यूनियन टेरिटरी बनी। जम्मू और कश्मीर ये दो तो ऐसी टेरिटरी जहाँ पर क्या रहेगी, विधानसभा रहेगी, जहाँ पर अभी चुनाव हुए थे। लद्दाख अपनी यूनियन टेरिटरी है। ये दिखाने के लिए मैंने मैप इसलिए लगाया कि आपको ध्यान में आ जाए। ये जम्मू का एरिया है और ये जो है कश्मीर, यहाँ पर अभी चुनाव हुए थे। ये एरिया हमारे पास नहीं है। जम्मू का ये एरिया पीओके के अंदर आता है और ये वाला एरिया तो आता ही है किसके अंदर, पीओके के अंदर। जम्मू और कश्मीर ये है, लद्दाख अपना ये है। अभी तक कईयों को ये नहीं पता कि जम्मू और कश्मीर अलग हो गए तो कश्मीर के पास कौन सा एरिया है, जम्मू के पास कौन सा एरिया। ये विडम्बना है हमारे देश के नागरिकों के नाते, हमें ये नहीं पता कि हमारा जो भारत का मुकुट है उसकी स्थिति कितनी दयनीय करके गए हैं हमारे पूर्वज। जबकि भारत के सैनिकों का शौर्य ऐसा था, उनको खदेड़ दिया था, लाहौर तक खदेड़ के आ गए थे। 71 में भी ऐसी कर दी थी, लेकिन हमने कुछ शब्द हैं जो मेरे मुंह से इस समय मैं लेना नहीं चाहता, हमने हमारे क्षेत्र खो दिए मेरे मित्र। इतना इम्पोर्टेंट 90,000 सैनिकों को घुटने के बल ला रखा था हमने। सेकुलरिज्म का ऐसा कीड़ा जिसने हमारे मुकुट को छन्नी छन्नी कर दिया। चलिए देखो, दो विवाद हैं आपको जानकारी होनी चाहिए, एक तो डोकलाम, एक गलवान। डोकलाम जो मैं बार बार नाम ले रहा हूं उसकी लोकेशन आप ध्यान कर लो। ये भूटान का ये पठारी क्षेत्र है। देखो अब आपको ध्यान में आ जाएगा, इसको हम भारत की चिकन नेक बोलते हैं ना। इतना सा एरिया है जो हमें आपके नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। इस एरिया पे यदि कोई भी देश कब्जा कर लेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट से टोटली कनेक्शन कट हो जाएगा। इसीलिए चाइना ने क्या किया, ये डोकलाम एक प्लेटू है, इस प्लेटू पर इसने अपने सड़क बनाने के लिए क्या कर लिया था, सड़क बनाने के लिए मित्र अपनी सामग्री यहाँ पर डाल ली थी और सड़क बनाने का काम चालू कर दिया था। ये बात है 2017 की। ऐसी 2020 में आपको क्लैश, ध्यान है, गलवान घाटी में क्लैश हुआ था। और 2020 में जब चाइनीज़ सैनिकों की अपन ने पिटाई करी उसके बाद से इनके होश ठिकाने आए। गलवान, गोगरा और पेंगोंग सो लेक से इन्होंने अपनी सेना को पीछे कर लिया था। क्लियर है। चलो अभी क्या फैसला हुआ है, देपसोंग से लेके डैमचौक तक ये जो एरिया है, इस रेखा पर 2020 से पहले की जो स्थिति थी वह कायम होगी। चाइना को हमने अब 2 बार झुका दिया है। पहली बार डोकलाम विवाद में झुकाया, दूसरा ये जो एलएसी है, एलएसी से सैनिकों को पीछे हटाने के मुद्दे पर हमने चाइना को झुका दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे मित्र ये दो। भारत चीन सीमा, कुछ विषय आपको मैं इसके साथ साथ जोड़ के बताता जाता हूँ। देखो मेरे मित्र, भारत चीन की सीमा कतई डिसाइड नहीं है। हम तो कहते हैं कि भारत और चीन के बीच में 3488 किलोमीटर की सीमा है, और चाइना कहता है नहीं 3488 नहीं है, मात्र 2000 किलोमीटर की सीमा है तेरे और मेरे बीच में। ये कौन कहता है, चीन कहता है। मतलब कि भारत और चीन की सीमा डिसाइडेड ही नहीं है, काल्पनिक सीमांकन है, इसीलिए सारा लड़ाई झगड़ा है। ये क्लियर था, लेकिन 62 में अक्साई चीन चले गया और उससे पहले नेहरू जी ने भारत चीन दोस्ती करते करते कबूतर उड़ाते कबूतर उड़वा दिए अपने। ठीक है। इसके बाद मेरे मित्र डोकलाम का मामला हुआ 2017 में। ये टर्निंग पॉइंट हुआ भारत की स्ट्रैटेजी और भारत की मजबूती दिखाने का कि भैया ये राष्ट्र अब किसी और की सुनने वाला नहीं है, ये चेंज हो गया है।
16 जून 2017 को डोकलाम का मामला हुआ, जिसमें चीन ने सड़क निर्माण के लिए एक सामग्री डोकलाम पर पटक दी थी और भूटान चिल्लाता हुआ हमारे पास आया, क्योंकि भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी हमारे पास है। हमने कहा चिंता मत करो, भगा देंगे बाहर उसको। हमारी सेना ने तुरंत हस्तक्षेप किया और वहीं उसको PLA पे रोक दिया और बोला बाहर चले जा, डोकलाम पे अंदर आ मत जाना। ठीक है, गतिरोध बढ़ा, लेकिन हम डटे रहे। हमने हमारे सैनिकों को वहां से तैनाती जारी रखी और अंत में चीन को वापस हटना पड़ा। क्लियर है? लगभग अगस्त में 29 अगस्त को चीन को अपनी सेना को वापस लेना पड़ा। बहुत बड़ी बात है मेरे मित्र। क्लियर? उसी के बाद डोकलाम काल में ये गलवान जो क्लैश हुआ था, 15 और 16 जून की रात थी, और चीनी जो सैनिक थे डंडे पे वो तार बांध बांध के नुकीले उसमें लोहे के कील लगा लगा के आए थे। और उस समय बेसिकली ये क्या बंदूक नहीं रख सकते, ये संधि में था, लेकिन वो फिर ऐसे हथियार लेके आए थे। उन हथियारों से उन्होंने आक्रमण कर दिया था। लेकिन भारतीय सैनिक जो विश्व की सबसे वीर सेनाओं में से मानी नहीं जाती, सबसे वीर सेना ही है। इजराइल तो यहाँ तक कहता है कि साहब आपकी इन्वेंट्री दे लो, पूरा विश्व को नहीं घुटने टिका दूँ तो बता देना आप। इतना क्रश रखता है वो हमारी सेना के प्रति इजराइल। गलवान विवाद जो हुआ 15-16 जून को, इस विवाद में भी भारत और चीन की जो PLA सेना है उनके बीच में भिड़ंत हो गई थी। हमारे एक कर्नल समेत 20 भारतीय जो थे वो शहीद हो गए थे, और लगभग हमने भी उनके 30 के आसपास सैनिकों को मृत्यु लोगों को भेज दिया था। ठीक है, और 1962 की लड़ाई के बाद ये सबसे बड़ा भारत और चीन का क्लैश था। और इसमें हम जब इतनी मजबूती से उभरे ना, तो इनकी अकल ठिकाने आ गई कि भैया 17 में पिट लिए, 20 में पिट लिए, अब अपन को कोई दूसरी रणनीति से काम करना पड़ेगा। स्पष्ट है? संघर्ष वाले देश नहीं, संघर्ष वाले क्षेत्र। देखो ये आपके मेंस के लिए, प्री के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे। संघर्ष वाले क्षेत्र कौन से हैं? ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देपसांग, गलवान, गोगरा, पेंगोंग और देमचौक। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, और ये है ना, ऊपर से नीचे की इनकी जो लोकेशन है इसको ध्यान रखना। सबसे ऊपर देपसांग, गलवान, गोगरा, पेंगोंग और डेमसोक, ये ध्यान रखना। क्लियर? संघर्ष वाले क्षेत्र गलवान के बाद ये जो 3 क्षेत्र हैं, गलवान, गोगरा, पेंगोंग, यहाँ से सेनाएं पीछे हट गई थी, लेकिन देपसांग और डेमचौक, सबसे ऊपर देपसांग और नीचे डेमचौक, इनमें से सेना पीछे नहीं हटी थी। क्लियर है? लेकिन अब जो आपस में संधि हो रही है उसमें ये तय हो गया कि भैया अब आप बिल्कुल पीछे हट जाएंगे। मतलब 1920 से पहले स्थिति यही थी, देपसांग से लेके डेमचौक तक के जो सेना थे वो अपने अपने लोकेशन, मतलब वहाँ पर सेनाएं नहीं थी, अपने अपने बैरिकों में पीछे रहा करती थी। क्लियर है? केवल यहाँ पर आपको गश्त करने के लिए गिनती के कुछ सैनिक थे, वो आया करते थे और गश्त करके चले जाया करते थे, वो भी 15 दिन में एक बार आते थे। क्लियर है आपको ये विषय? अब आपके लिए कुछ पॉइंट्स और बनाए मैंने, उनको अवश्य देख लेना। देखो ये जो 4 वर्ष हैं 2020 के, भारत ने भी कुछ स्टेप उठाए थे, और इससे चीन पर क्या प्रभाव पड़ा ये आपको ध्यान में आना चाहिए। पिछले 4 वर्षों में भारत द्वारा उठाए गए कदम। पहला कदम देखो भारत ने क्या किया, चाइना से भारत में आने वाली जितनी भी सीधी उड़ान थी उन पर क्या कर दिया, प्रतिबंध करा दिया। और वैसे भी भारत बहुत बड़ा बाजार है चीन का, प्रतिबंध लगा दिया। 4 साल से कोई सीधी उड़ान नहीं है। चीन ने भारत पर बार बार बोला कि साहब शुरू कर लो, शुरू कर लो। हमने कहा भैया ऐसे शुरू नहीं होगी। हाँ, LAC पे तो आप गलत हरकत करते हो और हमसे अपेक्षा करते हो कि हम संत बन के तुम्हारी सेवा करें ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सीधी उड़ानें बंद कर दी। दूसरा, वीज़ा के नियम बहुत सख्त कर दिए। इवन जो चाइनीज इंजीनियर थे उनको तो भारत में एंट्री क्या कर दी, मना कर दिया। ये जैसी झड़प हुई थी ना, उसके तुरंत बाद जो भी वीज़ा के फिर चाइना से आवेदन आते थे उनकी बहुत कठोर क्या कर रहे हैं, सर्विलेंस पे डाल दिया जाता है। बहुत कठोर, बहुत संगीन जांच की जाती है आवेदनों की। और इंजीनियर को तो हमने कह दिया भैया कि कोई प्रवेश नहीं, वापस घर जाओ। चीनी निवेश पर हमने शिकंजा कसा। वो यहाँ हमारे यहाँ पे निवेश करते थे और येन केन प्रकारेण पैसा कमा के
चले जाया करते थे। और भारत में जितनी भी ऐसी शक्तियाँ थी, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट, उनको फंड दिया करते थे भारत को कमज़ोर करने के लिए। तो इस पर भी हमने क्या किया, जोर लगाया, निवेश पर कैसे शिकंजा कसा। इनकी जो कंपनियां थी, हाँ, उनकी हमने क्या किया, जांच प्रक्रिया बढ़ाई, उनका पुनरीक्षण किया, उनके प्रोसेस को देखा, उनको जो हमने सुरक्षा मंजूरी थी उनको हमने चेक किया, उनको हमने मित्र चेक किया, हाँ। और बहुत स्ट्रिक्ट हमने क्या ऐसे सख्त रूल बना दिए कि चाइनीज़ कंपनी कोई आएगी तो भैया ये जो पॉइंट है ये आपके पूरे होंगे तभी एंट्री मिलेगी। क्लियर। और चीनी कंपनियां क्या करती थी, भारत में आके अधिग्रहण कर लिया करती थी छोटी कंपनियों को। उन छोटी कंपनियों पर भी हमने मित्र क्या कर दी, रोक लगा दी। इससे जो चीन था, पिछले 4 वर्षों में चीन द्वारा जो प्रस्तावित अरबों डॉलर के निवेश थे वो क्या हो गए मेरे मित्र, वो सारे प्रोसेस रुक गए। क्लियर। अगला आपको ध्यान है, मोबाइल ऐप्स हमने क्या कर दिए, बैन कर दिए। देखो डेटा का जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू आपको ध्यान है, चाइनीज़ मोबाइल जो हैं वो भारतीय नागरिकों के अमूमन सभी डेटास को अपने पास कैप्चर कर लेता है। और आज के समय में जिसके पास डेटा है ना, वो क्या किंग है, कैसे भी फिर उस देश को मैनिपुलेट कर सकता है। हमने क्या किया, डेटा और गोपनीयता के मुद्दे के हवाला देते हुए हमने लगभग 300 चीनी ऐप्स पर क्या कर दिया, बैन लगा दिया। इसके अलावा भारत ने क्या किया, आपको ध्यान ही होगा, ये वीवो स्मार्टफोन मत लिया करो, वहाँ की चाइनीज़ आर्मी के द्वारा वहाँ की कंपनियाँ संचालित होती हैं जो वहाँ पे ऐप करती हैं। वीवो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी था, उसने जो वीज़ा नियमों का उल्लंघन किया था, उस उल्लंघनों के आधार पर उस पर हमने स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया। 13 अरब डॉलर की उस वीवो ने क्या करी थी, हेराफेरी करी थी, उस पर आरोप लगाया और उस पर भैया हमने क्या जांच चालू करी। क्लियर है। और आपने सुना ही होगा विदेशी मुद्रा प्रबंधन जो कानून है उसके उल्लंघन के आरोप में शाओमी कंपनी, जिसके आप मोबाइल लेके आते हो, पोको वगैरह, शाओमी कंपनी को उसके अंदर हमने पकड़ा और 60 करोड़ से अधिक, आई थिंक 60 करोड़ डॉलर से अधिक की संपत्ति हमने क्या करी, शाओमी की जब्त करी। देखो इस बागड़ बिल्ले को, ये हमने इंपॉर्टेंट स्टेप उठाए। हमने क्या किया, स्ट्रैटेजिकली, बिजनेस पर और जो कल्चरल एस्पेक्ट्स उन तीनों पर हमने चोट लगानी स्टार्ट करी चीन पर। ये किसके पॉइंट हैं, ये भारत के चीन पर उठाए गए जो कदम है पिछले 4 वर्षों में 2020 के बाद के, वो कदमों के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान रखना। आपके मेंस और प्री के लिए भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक अब तैयार हो गया है। और अभी अपना एक नेक्स्ट में आपको और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्रिक्स के ऊपर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिक्स क्या था, ब्रिक्स का महत्व क्या है, वर्तमान समय में भारत की क्या उपयोगिता है। जो भी बच्चे यूपीएससी दे रहे हैं, जो भी भैया राजस्थान का आरएस परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए ब्रिक्स बेहद इंपॉर्टेंट है। मेंस में एक क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशंस में आप पक्का मान के चलना ब्रिक्स में से आएगा। चलिए मेरे मित्र, आशा करता हूँ कि हमारा जो देश का जो मुकुट है, जो हमारे देश की सीमाएँ, एटलीस्ट आज आप उसको तो समझ गए होंगे। और ये PDF डाल दूंगा, बहुत प्यारे मैप हैं जो ये संकलन आपके लिए किया है। इन मैप्स को एक बार ठंडे दिमाग से ज़रूर देख लेना। चलिए सभी को राम राम, धन्यवाद।